नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन वैसे ही कराए जाएंगे। 30 सवाल आज भी लिए गए हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर दबाइएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छे सवाल कराए जाते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। आइए देखें आज का पहला सवाल। हिस्ट्री के सवाल बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं सभी तरह के एग्जामों में, खासकर बीपीएससी में तो पूछे ही जाते हैं। पहला सवाल है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है दिसंबर 1856 में। 1857 की क्रांति का ये मूल कारण था। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, ब्राउन बेस के स्थान पर नए एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया था। इसलिए 1857 की क्रांति का में ये मेन भूमिका निभाया था। आप लोगों को सब पता होगा। आइए देखें अगला सवाल। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा। किसने मारा था 1940 में? बहुत बार ये सवाल बना है। इसका सही जवाब है उधम सिंह ने। ध्यान रखिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं नोट करते हुए चलेंगे। सर माइकल ओ डायर 1912 से 1919 तक पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी होने के कारण 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन में कैस्टन हॉल में डायर की हत्या कर दी थी। सब लोगों को ज्ञात होगा, डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। जनरल डायर ने जनरल के रूप में अमृतसर हत्याकांड को एक सही कार्य बताया था, इसलिए उसको उधम सिंह ने मारकर बदला लिया। ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल बना है। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसका सही जवाब है सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। बहुत बार ये सवाल बना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है कराए जा रहे हैं। पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। नाम ध्यान रखिएगा, ये जयप्रकाश नारायण का। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अंग्रेजी शिक्षा त्याग के आह्वान से अत्यधिक प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण ने मौलाना से प्रभावित होकर अपनी परीक्षा आरंभ होने से मात्र 20 दिन पूर्व पटना कॉलेज छोड़ दिया था। सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। जयप्रकाश नारायण ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ कॉलेज में दाखिला लिया और गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के प्रमुख विद्यार्थियों में शामिल हो गए। बाद में उनकी लड़की से भी शादी करते हैं ये जयप्रकाश नारायण, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया है? दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू। इसमें से राजा राम मोहन राय को अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल बनता है ये। राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक, अग्रदूत, अतीत और भविष्य के बीच सेतु, समाज सुधारक, नव प्रयास का तारा आदि समाज जनक उपाधियों से पुकारा जाता है। उन्होंने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था, सब लोगों को ज्ञात होगा। लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, आपका बहुत फायदा होने वाला है यहाँ पे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ये किए थे, वहीं पे उनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी। भारतीय किसान विद्यालय गणेश घोष ये नहीं किए थे। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक इनके द्वारा था। बखास संघर्ष में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती शामिल थे। इसमें से आपका भारतीय किसान विद्यालय गणेश घोष द्वारा नहीं था, ये एनजी रंगा इससे जुड़े हुए थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐसे सवाल में कन्फ्यूजन होने का बहुत चांस रहता है, ध्यान से सबको पढ़ा कीजिए। आइए देखिए अगला सवाल। 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत बार ऐसे सवाल बनते हैं। इसका सही जवाब है लॉर्ड जॉर्ज। ध्यान रखिएगा क्योंकि लॉर्ड जॉर्ज जो है, डेविड लॉर्ड जॉर्ज 1916 से 1922 तक के प्रधानमंत्री रहे थे इंग्लैंड के, लिबरल पार्टी से संबंधित थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सल्तनत काल में आरिज ए मुमालिक संबंधित था, विदेश विभाग से, वित्त विभाग से, रक्षा विभाग से या शाही पत्राचार से? सल्तनत काल में आरिज ए मुमालिक रक्षा विभाग से संबंधित था। आइए डिटेल में देखते हुए चलते जाएंगे, जो क्वेश्चन में डाउट होगा उसको डिटेल में जरूर देखते चलेंगे। दीवान ए आरिज या आरिज ए मुमालिक भारत के इतिहास में सल्तनत काल में यह सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज ए मुमालिक के विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता था। जरूर ध्यान से सुना कीजिए, लिखा कीजिए। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी, बहुत बार ये सवाल बना है, तथा अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व बढ़ गया था। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी, बहुत बार ये सवाल बना है। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह और मनमथ नाथ। इसमें से कर्नल बाइली की हत्या जो है मदन लाल ढींगरा ने की थी। आइए दिखाते हैं डिटेल उनका। कर्नल बाइली भारतीय सेना का अवकाश प्राप्त अधिकारी था जो लंदन में रहता था। वह वहां भारतीय छात्रों की जासूसी करता था। मदन लाल ढींगरा ने कर्नल बाइली को जुलाई 1909 में गोली मार दी, जिसके कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह ब्रिटेन में किसी भारतीय द्वारा पहली घटना थी। मदन लाल को 17 अगस्त 1909 को फांसी दे दी गई। सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा, कब फांसी दी गई? 17 अगस्त 1909 को, इसलिए डेट ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना, यही जो था अंग्रेज और फ्रांस के बीच कर्नाटक युद्ध का कारण बना था, इसलिए ध्यान रखिएगा, डी आंसर सही है। आइए देखिए अगला सवाल। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध है, किससे संबंध था इनाम गांव का? इसका संबंध जोरवो संस्कृति से है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये से सवाल बनते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। हड़प्पा कालीन एकमात्र पूरा स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। ऐसे तो सवाल बार बार बनते ही हैं। इसका सही जवाब है चहुंदड़ो। ध्यान रखिएगा, चहुंदड़ो में वक्राकार ईंटें मिली है। एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंट मिली वो है चहुंदड़ो। मोहनजोदड़ो से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस हड़प्पाई स्थल की खोज 1934 ईस्वी में एन.जी. मजुमदार द्वारा की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है ये। किसके द्वारा की गई थी चहुंदड़ो की खोज? अब ध्यान रखिएगा, एन.जी. मजुमदार। आइए देखिए अगला सवाल। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुहतसिब जो था लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था। आइए दिखाते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको। शरीयत के प्रतिकूल काम करने वालों को रोकना, आम जनता को
दुष्चरित्र से बचाने का काम मुहस्सिब का नाम का अधिकारी करता था। इसलिए ध्यान रखिएगा, दुष्चरित्र से बचाने का काम तो लोक आचरण अधिकारी का होता है, इसलिए ध्यान से नोट करते हुए चलें। आइए देखिए अगला सवाल। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था संपत्ति कर, धन कर, धार्मिक कर या लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बंटाई शब्द जो है लगान निर्धारण का तरीका था। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल बना है। मुगल काल में कर निर्धारण की अनेक प्रणालियों में सबसे पुरानी और समान प्रचलित प्रणाली बटाई अथवा गल्ला बख्शी थी। इसे भगोली भी कहा जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत फसल का किसान और राज्य के बीच एक निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता था। इसमें भी उपज के 1/3 भाग पर राज्य का अधिकार होता था। सारी बातों को ध्यान से नोट कीजिएगा। इसलिए जो है बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का तरीका उसका अर्थ हुआ। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? खराज, खम्स, उस्र या मुक्तई। इसमें खराज, उस्र और मुक्तई जो है भूमि कर पर लगने वाले कर थे, जबकि खम्स जो है लूट का माल पर लगने वाला कर था। आइए दिखाते हैं उसके बारे में डिटेल। खम्स या जिसे खुम्स भी कहा जाता, यह एक कर था जो लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि के गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग लगता था, यानी 20% था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 यानी 80% भाग पर उसके सैनिकों तथा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस पे जो है खुम्स जो है लूट का माल पे किया जाता था। आइए देखिए अगला सवाल। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाना चाहिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं वो तो नोट कर लें। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ये सवाल भी बहुत बार बना है। सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका में अपने पौत्र दशरथ और को भेजे थे और संघमित्रा। आइए देखिए अगला सवाल। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या गुप्त वंश? किस वंश ने सबसे ज़्यादा दिया? इसका सही जवाब है गुप्त वंश ने। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। गुप्त काल में ब्राह्मणों एवं मंदिर ने दान दिया था। उस दान में देने जाने वाली भूमि को अग्रसारित कहा जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा, अग्रसारित कहा जाता था दान में देने वाली भूमि को। सबसे ज़्यादा दान जो है गुप्त वंश ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन कल्पसूत्र का भाग नहीं है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र का कौन सा इसमें भाग नहीं है? इसमें कल्पसूत्र का भाग भगवती सूत्र नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको कल्पसूत्र क्या है, भगवती सूत्र क्या है। कल्पसूत्र हिंदू जीवन के समस्त कर्म, क्रिया, संस्कृति, अनुष्ठान आदि समझाने के एकमात्र अवलंब ये सूत्र ही हैं। वेदों में 4 प्रकार के सूत्र मिलते हैं। श्रौत सूत्र, उसका मतलब होता है श्रौत सूत्र में मंत्र संहिता के कर्म कांड को स्पष्ट किया जाता है। दूसरा है गृह सूत्र, गृह सूत्र में कुलाचार का वर्णन होता है। धर्म सूत्र में धर्माचार का वर्णन है। और चौथा है शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र में ज्यामितीय आदि विज्ञान वर्णित है। इसमें जो है भगवती सूत्र नहीं है, इसलिए भगवती सूत्र अलग है। भगवती सूत्र जो है जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कल्प सूत्र में भगवती सूत्र नहीं है। कल्प सूत्र में श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र शामिल हैं। चौथे का नाम शुल्ब सूत्र भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से सही सुमेलित कौन सा है? इसमें से पहला ही है भारत परिषद अधिनियम 1892 में
प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत हुई थी। ये सही बात है। जबकि भारत प्रशासन अधिनियम 1935 में प्रांत में द्वैत शासन नहीं लगा था, उसमें समय केंद्र में द्वैत शासन लगा था। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में केंद्र में ये गलत दे दिया है क्योंकि प्रांतों में लगा था। और 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं आया था, 1909 में ही आया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इसलिए ये इसमें जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 वाला सही है। इसमें प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत हुई थी। इसलिए नोट करते हुए चलेंगे, बार बार सवाल यहाँ से बनता है। पार्लियामेंटो सुधार में प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था, जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया था। ये सवाल बार बार बनता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़रूर नोट कर लें, ये गलत दिया है, ये उल्टा होगा, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा, आपका फायदा होगा। आइए देखिए अगला सवाल। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स से सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। इस नीति का उद्देश्य बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था। इस नीति में रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। कहीं कहीं डलहौजी भी आपको नेट पर मिल जाएगा, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स सही जवाब है। आइए देखिए अगला सवाल। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? ये सवाल भी बहुत बार बना है, बीपीएससी में भी बना है, एनडीए में भी बना है, ये बहुत जगह बनता है। इसका सही जवाब है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर बार बार ये सवाल बताया भी गया है। आइए देखिए अगला सवाल। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया था। यह किसने कहा था? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद ने। ध्यान रखिएगा, आइए दिखाते हैं कब कहा था, क्यों कहा था। सन 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था, लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, किसने कहा था? सर सैयद अहमद ने। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपूर्व। इसका सही जवाब है 14 पूर्व। आइए डिटेल दिखाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा दिए गए 24वें तीर्थकर थे महावीर, ये भी ध्यान रखिएगा। मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्वों में संकलित किया गया। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से संबंधित हैं, लेकिन 14 पूर्व जो है जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, नाम 14 पूर्व, जो कि महावीर से संबंधित थे। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है रमाबाई रनाडे। ध्यान रखिएगा, अगर रमाबाई रनाडे नहीं होगा तो यहाँ पे ज्योतिबा फूले का पर सवाल बन चुका है बीपीएससी में ही। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर ज्योतिबा फूले दिया रहेगा इनके जगह तो ज्योतिबा फूले लगाइएगा। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। पंडिता रमाबाई 1858 से 1922 तक रही थी समाज सुधारक। ब्रिटिश भारत में महिलाओं की मुक्ति के लिए अग्रणी बनी थी। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं पूरा डिटेल लिख दिया हूँ। अगर ऑप्शन में रमाबाई की जगह ज्योतिबा फूले दिया हो, आंसर ज्योतिबा फूले होगा। ये सवाल बीपीएससी में बन चुका है। रमाबाई रनाडे थी, लेकिन उनका नाम नहीं था, वहाँ पे ज्योतिबा फूले दिया था।
और ज्योतिबा फुले को आंसर सही माना है बीपीएससी ने, इसलिए आपको मैं पूरा बात बता दिया। दोनों रहे, ध्यान रखिएगा, दोनों का नाम। आइए देखिए अगला सवाल। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय जी थे, इसलिए ध्यान रखिएगा उनका नाम। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? मुगल और मेवाड़ों के बीच संधि कब हुई? इसका सही जवाब है 1615 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1615 ईस्वी में जहांगीर और अमर सिंह के बीच मेवाड़ मुगल संधि हुई। यह संधि गोकुंदा में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही होंगे, अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल भी बीपीएससी में बन चुका है। इसका सही जवाब है वर्ष 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन, ये भी नाम ध्यान रखिएगा, के समय पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने इस अधिनियम को पारित करवाकर पंजाब प्रांत के किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया तथा किसानों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने की सुविधा देने हेतु कृषि बैंक और सहकारी समितियों की स्थापना की गई। ये भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय किसानों को बारे में सोचा, इसलिए नाम ध्यान रखिएगा उनका भी। कब किया गया था? 1900 ईस्वी में। आइए देखें आज का लास्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। नाउ और नेवर पेम्पलेट किसने लिखा? इस क्वेश्चन में 3-4 प्रश्न छुपे हैं। इसका सही जवाब है रहमत अली, चौधरी रहमत अली। नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द दिया था। आइए उनका डिटेल दिखा देते हैं। नाउ और नेवर पेम्पलेट चौधरी रहमत अली ने लिखा था। उस पेम्पलेट के माध्यम से चौधरी रहमत अली ने एक अलग मुल्क देश पाकिस्तान निर्माण की घोषणा करते हुए लिखा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। रहमत अली को पाकिस्तान का वास्तविक सृजनकर्ता भी माना जाता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्टूडेंट था ये चौधरी रहमत अली। इसी काम को मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल ने बखूबी आगे बढ़ाया। इस पेम्पलेट का प्रथम प्रकाशन 28 जनवरी 1933 में किया गया था। पूरी बातों को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन नोट ज़रूर कीजिएगा, सवाल यहाँ से बार बार बनता है। रहमत अली ने ही पाकिस्तान नाम का शब्द दिया था। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए, लाइक तो बनता ही है दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।